यह खबर दिसंबर 2021 की है। इंडिया फार्मर एंड प्रोटेस्ट आफ्टर गवर्नमेंट एक्सेप्ट डिमांड्स। यानी यह हुआ कि प्रधानमंत्री ने तीनों बिल वापस ले लिए थे। तीनों बिल वापस ले लिए थे तो फिर इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ था जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। आप इस लाइन को पढ़िए, फार्मर एंड इंडिया फार्मर एंड प्रोटेस्ट। फार्मर्स ने अपने प्रोटेस्ट बंद किए। कब बंद किए? जब गवर्नमेंट एक्सेप्ट डिमांड, जब सरकार ने मांगे मान ली। तो बड़ा सवाल यह है कि सरकार ने कौन सी मांगे मान ली, ये चीज आपको यहां से आगे डील करनी है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए फार्मर प्रोटेस्ट 2024 ट्रेंड कर रहा है। हरियाणा के बॉर्डर्स को ऑलरेडी सील कर दिया गया है ताकि फार्मर्स दिल्ली तक ना पहुंच पाएं। यही कारण है कि दिल्ली चलो चलो दिल्ली नाम का नारा चल रहा है और चारों तरफ हेडलाइंस पर यह फार्मर प्रोटेस्ट छाया हुआ है। दिल्ली ने लार्ज गैदरिंग्स को बैन कर दिया है। बॉर्डर्स को पूरी तरह से एक तरह से जिसे कहते हैं ना किलेबंदी कर दी गई है कि चारों तरफ से दिल्ली को सुरक्षित कर दिया जाए ताकि दिल्ली के भीतर कोई भी किसान एंट्री ना कर सके। किसान पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों से दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। चलो दिल्ली इस मार्च का नाम दिया गया है। पंजाब से किसानों का दिल्ली कूच शुरू भी हो गया है। सरकार आ रहे किसानों के ट्रैक्टर्स को रोकने के लिए जमीनों में कुछ इस प्रकार की कीलें गड़वा दी है ताकि इन पर और कटीले तार लगा दिए हैं जिनसे लोग इन्हें क्रॉस ना कर सके, और साथ में इस तरह के कटीले तार घुसा दिए हैं ताकि कोई व्हीकल इन्हें क्रॉस ना कर सके। ऐसे स्थानों पर जेसीबी और इस तरह के रोड रोलर्स को खड़ा कर दिया गया है और स्थिति को इस प्रकार से किया जा रहा है कि अगर किसान दिल्ली में एंट्री करते हैं तो उनको एंट्री से रोका जा सके। किसानों के स्तर पर भी और पुलिस के स्तर पर भी इसकी तैयारी गजब तरीके से की जा रही है। किसान दिल्ली पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं और पुलिस दिल्ली किसान को ना घुसने दे, इसके लिए आप बैरिकेडिंग सीमेंट्स की और लोहे की जंजीरों को लगते हुए देख सकते हैं। बाकायदा किसानों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से जिस प्रकार के यहां पर व्हीकल तैयार किए हैं, असल में ये किसानों से नहीं, किसानों के भेष में अगर कोई इस प्रकार की उपद्रवी घटना ना हो जाए, इस तरह का सौहार्द या शांति व्यवस्था ना बिगड़ जाए, तो पुलिस ने अपनी पूरी तरह से चाक चौबंद करते हुए स्थितियों को कंप्लीट तरीके से कंट्रोल करने के लिए कुछ इस प्रकार की चीजें बना दी हैं कि भाई साहब अल्टीमेटली 3 मांगे पूरी हो गई थी, तो बात अब है क्या? तो देखिए, कहा जा रहा है कि किसान जब आंदोलन कर रहे थे तो किसानों की मांग केवल 3 कृषि कानून हटाने ही नहीं थी। इसके अलावा किसानों की मांग थी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को पूरा किया जाए। अब ये स्वामीनाथन आयोग की क्या कहानी है? देखिए, आपने हाल ही के समय पर स्वामीनाथन जी का नाम एक बार फिर से सुना होगा। एम एन स्वामीनाथन भारत में हाल ही में भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाए हैं। भारत रत्न में स्वामीनाथन जी का नाम क्यों आया, इसके पीछे का कारण जानिए। पीछे का कारण है, इन्होंने हरित क्रांति भारत में लाए थे। ये वो वैज्ञानिक थे जिनके प्रयासों से देश में हरित क्रांति आई थी। भारत जो कि दुनिया से अनाज मंगाता था, वो अब नेट एक्सपोर्टर बनकर दुनिया के सामने आकर खड़ा हो गया। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि भारत ने कुछ ऐसा स्वामीनाथन जी के मार्गदर्शन में किया, और किया विशेष रूप से जिन राज्यों में गया उनका नाम हरियाणा और पंजाब था। इन राज्यों के अंदर कुछ ऐसा किया गया क्योंकि इस क्षेत्र को सेलेक्ट किया गया था। यहाँ पे बढ़िया नहरी भूमि है, नदियां बढ़िया से हैं, पानी की पूर्ण व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश का भी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा है, राजस्थान का भी जो पूर्वी राजस्थान वाला हिस्सा है, उन क्षेत्रों को चुना गया था जहां पर इस प्रकार का प्रयोग हुआ था, और वहीं से कृषि के अंदर बहुत सुधार हुए। बड़ी तरीके से लोगों ने अपनी फसलें पैदा की और भारत आज अनाज का नेट एक्सपोर्टर बनकर बैठा है। अब कुल मिलाकर बात यह है कि ऐसा उन किसान कानूनों में क्या छूट गया था जिसको लेकर किसान फिर से डिमांड कर रहे हैं। असल में लंबे समय से स्वामीनाथन जी की एक रिपोर्ट प्रकाश में है, और वो क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए, स्वामीनाथन जी ने हरित क्रांति की थी 60-70 के दशक में। उसके बाद में 2004 के अराउंड केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन जी को बुलाया और कहा कि आप हमें कोई ऐसी जानकारी दीजिए जिससे हम किसानों का अपलिफ्टमेंट कर सकें, यानी इनके जीवन स्तर में सुधार ला सकें। तो स्वामीनाथन आयोग की स्थापना की गई, यानी एक प्रकार से ऑल फार्मर्स एसोसिएशन का हेड बनाकर उन्हें बिठाया गया कि फार्मर्स के बारे में आप कोई जानकारी बताइए कि क्या किया जाए जिससे किसानों का भला हो सके। भाई, आपके नेतृत्व में इतना अच्छा हुआ है देश में, तो आप ही बताइए कि किसानों का भला कैसे किया जाए। तो स्वामीनाथन जी ने अपने उस समय पर पूरे किसानों से बात करके अपने पुराने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट बनाई थी जिसे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कहा जाता है। उस रिपोर्ट के अंदर इस बात को मेंशन किया गया था कि अगर किसानों को वाकई में सरकार भला करना चाहती है तो उनकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फिक्स किया जाए, मतलब एक तरह से अश्योर किया जाए कि कोई भी किसान की जो लागत आएगी उस लागत का 50% अधिक उसे भुगतान करने की गारंटी दी जाए, और कानूनी रूप से इसको गारंटी दी जाए। ये किसानों की मांग है। मतलब इसको ऐसे समझिए। अब ये एमएसपी क्या होती है? देखिए, भारत के अंदर 2 बड़ी फसलें ली जाती हैं, खरीफ की और रबी की फसलें। हालांकि 3 फसलें भारत के अंदर सीजन के हिसाब से जायद की फसलें भी आती हैं, लेकिन वो अपन के देश में उस तरह से कंसीडर नहीं की जाती हैं कि किसानों को मंडी के अंदर बेच करके लाभ कमाएंगी। तो खरीफ और रबी की 2 मेजर फसलें हैं। उन फसलों में 23 क्रॉप ऐसी हैं जिन क्रॉप्स के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। अब ये न्यूनतम समर्थन मूल्य को आसान भाषा में समझते हैं। आज एक किसान मान लीजिए खेती करता है, तो खेती में लेकर बीज से, फर्टिलाइजर से, निराई गुड़ाई जुताई से
उसमें आपके घर के परिवार के सदस्यों की मेहनत से, उसमें बाहर से लाए गए मजदूरों के लगने से, और उस माल को पूरी तरह से उगाने के बाद मंडी तक ले जाने में जो खर्चा होता है, यानी कि उसकी लेबर कॉस्ट भी है, उसका इन्वेस्टमेंट भी है, उसकी लैंड का रेंट भी है, सब चीजें उसके अंदर एक पार्ट है, उसकी इटसेल्फ लेबर भी है। उन सब के मिलने से एक कृषि भूमि में एक फसल को उगाने के अंदर कुछ ना कुछ खर्चे जरूर होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि पैदावार बढ़ने पर किसान को उसकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। उदाहरण के लिए कई बार आपने टमाटर को बिकते हुए देखा होगा 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो। क्यों? क्योंकि एक बार में ज्यादा टमाटर पैदा हो गया, उसको प्रोक्योर करने के लिए कोई संसाधन नहीं है, क्योंकि रखेंगे कहां, तो बोले उसको सड़क पे फैला दो, रुपए किलो के 2 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है। ऐसे ही अनाज की पैदावार एक ही सीजन में होकर आती है, खाया लेकिन साल भर जाता है। सीजन में पैदावार होकर आई और खरीदार ने यह कह दिया कि भाई हमको जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास तो खूब खरीद लिया हमने, हमारी जरूरत तो पूरी हो गई। तो जिस किसान ने इतनी मेहनत से अनाज पैदा किया है, उसको उसकी मेहनत का उचित मूल्य मिले। तो उचित मूल्य मिले तो पहले सरकार यह सुनिश्चित करे, तो सरकार एक सीएसीपी करके एसोसिएशन बनाती है, जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसान अगर फसल उगाता है तो इतना रुपया तो हम उसको देकर खरीद ही लेंगे। यानी किसान से सरकार पहले ही सुनिश्चित कर लेती है कि आप चिंता मत करिए, आप गेहूं उगाइए, आप 23 फसलों में से कोई सी भी फसल उगाइए, आप जब इसे बेचने आएंगे तो इतने में तो हम खरीद ही लेंगे। लेकिन मुसीबत क्या है कि सरकार का जो यह वादा है ना, यह चूंकि कोई कानून नहीं है, इसलिए अगर कभी सरकार एमएसपी जारी ना भी करे तो उसकी शिकायत नहीं की जा सकती कि साहब इस फसल की एमएसपी अब तक जारी नहीं हुई। तो किसान बेचारा इंतजार में बैठा होता है सरकार कब अनाउंस करेगी कि इस फसल पर हम इतना एमएसपी देने जा रहे हैं। इस वजह से किसानों में एक अनिश्चितता का भाव रहता है, उन्हें यह सिक्योर नहीं हो पाता कि यह फसल उगानी भी है कि नहीं उगानी है। पता चला सरकार ने मना कर दिया कि हम तो एमएसपी इस फसल पर नहीं देंगे, तो फिर जो खरीदार साहूकार है वो उसको उचित भाव वैसे नहीं देगा। तो किसान चाहते हैं कि एमएसपी का एक कानून बने। अब मुसीबत क्या है? मुसीबत यह कि हम एमएसपी को कानून बना नहीं सकते। अब सवाल है क्यों नहीं बना सकते? कानून इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि सरकार ने डब्ल्यूटीओ के अंदर मेंबरशिप ली हुई है। अब ये क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले जीएटीटी के नाम से जाना जाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के नाम से जाना जाता था। असल में भारत ने दुनिया के साथ एक ऐसे संगठन का हिस्सा बना हुआ है जहां पर मुक्त व्यापार की सिफारिश की जाती है। दुनिया भर के देश इस तरह की प्रोसेस चलाते हैं कि कोई भी देश अपने देश के किसानों को किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं देगा। सब्सिडी देने से क्या होता है? सब्सिडी देने से व्यापार दुनिया का बिगड़ता है, क्योंकि आप उनको सस्ते दामों पर संसाधन उपलब्ध कराते हो, जिससे वो ज्यादा पैदावार करते हैं, ज्यादा पैदावार कम दामों पर दुनिया में बिकने चली जाती है, तो और गरीब देशों का माल बिकने के लिए मार्केट में नहीं आता। आसान भाषा में इसे ऐसे समझिए, डब्ल्यूटीओ ने अपने स्तर पर हमारे देश को कई बार प्रयास किया है कि इन्हें किसानों को सब्सिडी ना देने दी जाए। तो किसानों की दूसरी मांग, तो पहली मांग समझ में आई आपको, एमएसपी चाहिए किसानों को कानूनी रूप से, कि आप कानून बनाकर कह दीजिए, आप देते तो हुई, कानून बना के दीजिए। कि सरकार कहे कि किसान हम कानून नहीं बना सकते क्योंकि हम डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं, तो बोले आप डब्ल्यूटीओ छोड़ दो। तो पहली बात, किसान कह रहे हैं कि आप डब्ल्यूटीओ छोड़ दो, एमएसपी का कानून बनाओ। एमएसपी का कानून बना करके कितना एमएसपी दो? तो बोले जो स्वामीनाथन जी ने कहा था ना उतना एमएसपी दो। बोले कितना कहा था स्वामीनाथन जी ने? बोले जितना खर्चा आया है ना उसका प्लस 50%, किसान की लागत प्लस 50%। हालांकि इसके 3 पैमाने हैं, C2, A2 और FL प्रकार के पैमाने हैं, वो चर्चा कर लेंगे, लेकिन फिलहाल लागत प्लस 50% की डिमांड इनकी प्रमुख डिमांड में है। हालांकि किसानों की लंबी चौड़ी डिमांड्स हैं, लेकिन इनमें यह सबसे बड़ी डिमांड एमएसपी है, जो उनसे जब 3 कृषि कानून वापस लिए गए थे तब प्रॉमिस किया गया था। तब यह कहा गया था कि हां हम इन विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी तक भी 2021 के बाद 24 आ गया, सरकार चुनाव में जाने वाली है। सरकार के लिए किसान भी एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं कि भाई हम भी अपनी बात रखें, जब आप चुनाव में जा रहे हो तो हमारी बातें भी आपको पता तो हो कि हमारी डिमांड क्या है। इस तरह की डिमांड लेकर किसान इस प्रोटेस्ट को करने निकले हुए हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको यह बात समझ में आ गई हो। सरकार अपने स्तर पर हरियाणा के 7 जिलों का इंटरनेट बंद करा चुकी है, 15 जिलों में धारा 144 लगा चुकी है, ताकि कोई भी ऐसी घटना ना हो जिसकी वजह से मतलब स्थितियां खराब हों। ठीक है, हरियाणा के अंदर पूरी तरह से पंजाब से आ रहे किसानों को रोकने की पूरी तैयारी चल रही है। तो किसानों की मांग क्या है जिसको लेकर के किसान डटे हुए हैं? पहला, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाया जाए। नंबर दूसरा, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। तीसरा, किसान कृषि ऋण माफ करने की मांग की गई है। लखीमपुर खीरी के अंदर जो हिंसा हुई थी उसके पीड़ितों को न्याय दी जाए। भारत को डब्ल्यूटीओ से बाहर निकाला जाए। अच्छा, ये बहुत बड़ी डिमांड है, भारत को डब्ल्यूटीओ से बाहर निकालना, क्योंकि भारत अगर डब्ल्यूटीओ से बाहर निकल गया तो भारत को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हमारे जो अन्य प्रोडक्ट हैं वो बाहर बिकने नहीं जा पाएंगे। मतलब भारत की मजबूरी केवल खाद्य पदार्थ बेचना ही नहीं है, और भी बहुत सारी स्थितियां हैं। तो भारत सरकार चाहे इस गारंटी को, देखिए एमएसपी को लेकर संभवतः सरकार कानून नहीं बना पाएगी, क्योंकि डब्ल्यूटीओ से बाहर होने के रिस्क हम नहीं ले सकते। हां, भारत सरकार संभवतः इनको अगेन कोई मतलब प्रॉमिस कर देगी कि हम ऐसा करेंगे। राज्य सरकारों से हो सकता है प्रॉमिस करवा के कोई नया कानून, कोई तरीका निकाल ले, लेकिन इसको देख करके डब्ल्यूटीओ से भारत रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के अंदर हमें भी तो बहुत फायदे हैं। मुक्त व्यापार का हमें भी बहुत फायदा होता है कि दुनिया भर से हमें भी, मतलब जो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं बहुत सारे देशों के साथ, भारत इस समय इतने सारे देशों के साथ एफटीए कर रहा है, फिर तो हम कर ही नहीं पाएंगे अगर हम डब्ल्यूटीओ से बाहर निकल गए। ठीक है ना? तो कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फलों, सब्जियों
सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए। किसानों को 58 साल की जब उम्र हो जाए तो उनको 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जानी चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने डिमांड की है। मतलब इतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि आयात शुल्क को बढ़ा दिया जाए ताकि किसानों की और चीजों का, मतलब एक प्रकार से यह किसान आंदोलन केवल अब भारत सरकार पर खुद पर प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अब सरकार को यह मजबूर करेगा। कोई ऐसा फैसला अगर लिया तो सरकार चारों तरफ से घिर जाएगी, है ना। तो एमएसपी A2, A2 प्लस FL और C2 प्रकार से नापा जाता है। A2 जिसके अंदर जितने भी कैश खर्च हुए, एक्सपेंसेस हुए। FL के अंदर जो अनपेड जो फैमिली लेबर है उसको भी काउंट किया जाता है। C2 के अंदर लैंड की रेंट को भी काउंट किया जाता है। कुल मिलाकर के जो स्वामीनाथन आयोग बना था जिसने 2006 में अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, उसकी रिकमेंडेशन में कुल 7 रिकमेंडेशंस थी, जिसमें लैंड रिफॉर्म, इरिगेशन, लैंड रिफॉर्म भी स्वामीनाथन आयोग की रिकमेंडेशन में था, जिसमें यह कहा गया था कि जो भी बची हुई भूमि है, मतलब असमान रूप से जो भूमि का वितरण है उसको मतलब रेगुलेट किया जाए। ऐसा ना हो किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है, किसी के पास बहुत कम जमीन है, तो लैंड रिफॉर्म किया जाए, इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाया जाए। 2006 के अंदर जब स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी उनमें 7 मेजर रिकमेंडेशंस में एमएसपी एक रिकमेंडेशन थी। उसके अलावा क्या था, लैंड रिफॉर्म था, इरिगेशन था, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास करे, लोन देने पर क्रेडिट कार्ड को लेकर के, किसान क्रेडिट कार्ड तो होता ही है, महिला किसान क्रेडिट कार्ड भी दिया जाए, महिलाओं को भी क्रेडिट कार्ड दिया जाए, किसानों को, महिलाओं को इसलिए ताकि उससे किसान को और मजबूती फील हो, फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित की जाए, फार्मर सुसाइड को रोकने के लिए सरकार कदम उठाए, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा दे, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे, बायो रिसोर्सेज को बढ़ावा दे। इस प्रकार की रिकमेंडेशंस स्वामीनाथन आयोग ने तब दी थी। आज का किसान उन आयोग के रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार पर अपनी तरफ से दबाव बढ़ा रहा है, ठीक है। क्योंकि स्वामीनाथन ने अपनी तरफ से कहा था कि किसान की जो लागत है उसका 50% अधिक मिलना चाहिए। भारत सरकार कहती है कि हम तो प्रॉमिस ही कर चुके थे 2022 तक किसान की आय डबल करने का, तो बिना स्वामीनाथन के कहे ही हमने वो सारी बातें मांग ली। तो इन दोनों के बीच में टेबल टॉक होना जरूरी है। तो इस चक्कर में चंडीगढ़ में भी कल रात को टॉक हुई है। केंद्र की तरफ से 3 लोग गए थे और उधर से किसानों के नेता आपस में बैठे थे। 5 घंटे की वार्ता भी चली, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही। तो इसी बीच में केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली को सुरक्षित करने के लिए संभवतः पुलिस को निर्देश दिया गया होगा कि अगर दिल्ली कूच होता है तो उससे कैसे निपटा जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार की ओर से स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान किया जाए। अभी क्या होता है, किसान से बीमा प्रीमियम लिया जाता है कि आप अपनी जमीन को अकाल से, बाढ़ से अगर सुरक्षित करना चाहते हैं तो इतना प्रीमियम पहले जमा कराएं ताकि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो हम आपको सुरक्षा दे पाएं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। कीटनाशक बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके वापस सहित फसलों की बीजों की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। यानी कि किसान अब एक लंबी चौड़ी मांग लेकर आ रहे हैं जिनमें एमएसपी सबसे ऊपर है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नंबर 2 पर है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, लखीमपुर खीरी मुक्त व्यापार समझौता यानी WTO का जो नेतृत्व है वो वापस करना, किसान आंदोलन के मृत परिजनों को मुआवजा देना, सरकारी नौकरी करना, संविधान की 5वीं अनुसूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद करना, मिर्च, हल्दी, अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करना, नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां, खाद वाली वस्तुओं पर कड़ा कानून लगाया जाए, मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम और 700 रुपए दिहाड़ी दी जाए, विधि संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। इस प्रकार की तमाम चीजें किसान संगठन अब मांग कर रहे हैं। यानी किसान संगठन अपने आप में एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हैं जिनके अंदर उनकी अपनी मांग चल रही है, ठीक है। इसी बीच में पंजाब से चल रहे किसानों का कहना है कि हरियाणा में जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हरियाणा सरकार पंजाब से चले आ रहे किसानों को रोकने के लिए अपनी तरफ से बैरिकेडिंग कर रही है। इस विषय में फिर अलग अलग प्रकार से लोग अपना अपना मत और प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कांग्रेस का कहना है इतना डरपोक तो हिटलर भी नहीं था जितने मोदी जी डर रहे हैं। तो आप देखिए यहां पर चीन की सीमाओं पर किए गए देश का प्रधानमंत्री कायर है, इस प्रकार से यूथ कांग्रेस के द्वारा ट्वीट किए जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि कटीले तार चलाए जा रहे हैं, ड्रोन से आंसू गैस, कीलें और बंदूकें और सबका इंतजाम किया जाए। तानाशाही मोदी सरकार ने किसानों की आवाज पर जो है रोक जो लगानी है लगाम। तो ये तमाम बातें हैं जो कांग्रेस उठा रही है। 2022 में किसानों की आय दुगनी करनी थी, वो नहीं की आप लोगों ने। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के अंदर इनपुट कॉस्ट प्लस 50% एमएसपी लागू करना था, वो नहीं किया। एमएसपी को कानूनी दर्जा देना था, वो नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में हम किसानों के साथ हैं, तो कांग्रेस अपनी तरफ से किसानों के साथ है, वो चीजें ये लोग बता रहे हैं, ठीक है साहब। तो कुल मिलाकर के पिछला जो आंदोलन था, उम्मीद है आपको वो समझ में आया होगा। 3 कृषि बिलों को तक हटाने तक ही संभव नहीं था। 3 कृषि बिलों को हटाने तक का ही आंदोलन नहीं था, उसके अलावा भी कुछ मांगे थी। उन मांगों को रिकॉल कराते हुए किसान वापस दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है अब आप सभी साथियों को ये पूरी जानकारी डिटेल में समझ में आ गई होगी। पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से पूरी चाक चौबंद तरीके से इस चीज को निपटने की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है किसान भी पूरी तैयारी करके आ रहे हैं कि बैरिकेडिंग कैसे तोड़नी है, कैसे अंदर जाना है। फार्मर्स के प्रोटेस्ट के बीच में केंद्र की तरफ से पीयूष गोयल जी, यूनियन मिनिस्टर्स जो हैं वो जाकर के उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और अर्जुन मुंडा जाकर के चंडीगढ़ के अंदर किसानों से बातचीत किए हैं, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। तभी तो स्वाभाविक सी बात है कि आंदोलन आगे बढ़ रहा है, 13 तारीख को यहां पहुंच रहा है। ऐसी स्थिति में यह कहा जा रहा है कि 16 फरवरी को किसान जो है वो भारत को बंद कराने का आह्वान कर रहे हैं, हाईवेज को रुकवाने का, भारत को बंद करने का आह्वान कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही है अपडेट। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों के साथ साझा करें। आपकी तरफ से क्या रिकमेंडेशन सरकार को हो सकती है, आप कमेंट बॉक्स पर, सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपनी तरफ से साझा कर सकते हैं।